डियर स्टूडेंट, देखिए आज का टॉपिक क्या है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। आज हमें ये प्रूव करना है कि जो ईएम वेव हम लोगों ने प्रोड्यूस कर लिया था लास्ट डे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को बता दिया गया था कि ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। अब उसे प्रूव करना है कि वो ट्रांसवर्स नेचर का है। ऐसे तो हम लोग को हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से भी पता चल गया कि वो ट्रांसवर्स नेचर का, जहाँ इधर के जो आपका सर्कुलर रिंग था जो हल्का सा कट हुआ था उसका आप अगर घुमा देते हैं 190, अब उसको क्या 90 डिग्री घुमा देते हैं, यानी वर्टिकली सब उसे हॉरिजॉन्टली कर देते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, किसी तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट के बारे में तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसके लिए इमेजिन कर लीजिए एक क्यूबॉइड बनाते हैं। ये क्यूबॉइड का ये हिस्सा आपका है एक एक्सिस, इसे एक एक्सिस में रखते हैं और एक इसे एक्सिस में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। इसका नाम दे दिया जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। लेट कर लेते हैं ना कि इस साइड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये इधर से एंटर करके इस साइड से निकल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये ईएम वेव जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी एक्स एक्सिस में जा रही है। ईएम वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी एक्स के अलावा जा रही है, ठीक है। तो जब ईएम वेव में एक्स एक्सिस में अगर जाती है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट। इसमें क्लास 11 का बहुत कुछ यूज़ होगा, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ईएम वेव हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। कैसे जाएगी, हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा, ईएम वेव का डायरेक्शन ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। लेकिन आप इसका प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, भले वेव बना रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स के अलॉन्ग जा रहा है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, वो अगर मैं ऑसिलेशन पे ध्यान दूँ तो मैं कहूँगा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अगर मैं प्रोपेगेशन में बात करूँ तो क्या कहेंगे, वो आगे की ओर बढ़ रहा है ना, ध्यान से देखो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला लग गया ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है आपका एक्स एक्सिस पे और टाइम पे। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टाइम, ठीक है। एक्सिस पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। क्लियर यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे देखूँ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊँ, क्या निकालने जाऊँ, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊँ तो क्या निकलेगा, बाय गॉस थ्योरम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय गॉस थ्योरम EDS, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q by epsilon। Q by epsilon। अच्छा फ्लक्स में अब ध्यान से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात था ना सर, DA था सर, DA होगा ना। हाँ तो DA जब DS लिखा गया एक ही दिया गया, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहता है कि अंदर में चार्ज होगा तो सरफेस पे चार्ज रिलाई करेगा, अंदर में चार्ज हो तब तो। अगर मतलब सीधी सी बात है, अगर हॉलो में अगर अंदर में चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ चल जाता है, सरफेस पे चल जाता है। अंदर में चार्ज नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सारा चार्ज सरफेस पे होगा। तो इसके अंदर में कोई चार्ज स्टे कर रहा है, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है, अंदर में चार्ज स्टे कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। नेट क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तो मैं कह सकता हूँ क्यूबॉइड के पास अंदर में कोई भी तरह का चार्ज नहीं है, जितना इनपुट कर रहा है उतना ही आउट कर जा रहा है। अब मैं क्यूबॉइड को 6 फेसेस में डिवाइड करता हूँ। सामने का हिस्सा क्या हो जाएगा, ABCD, पीछे का हिस्सा क्या हो जाएगा, EFGH, सामने इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, CDEH, जस्ट पीछे का क्या हो जाएगा, ABGF, नीचे का क्या हो जाएगा, BCHG, ऊपर क्या क्या हो जाएगा, ADEF।
देखिए इसमें क्या 6 सरफेस है, 6 को पेयर में लेंगे, सामने का, पीछे का तो सामने का, नीचे का तो ऊपर का, फ्रंट का तो बैक का, ठीक है। और हर कंडीशन में देखेंगे EDS की वैल्यू कितनी है। अच्छा एक बात, अगर ये इधर की ओर जा रहा है तो इसका देखो, हम लोग को पता है EM वेव जब आगे की ओर जाता है एक्स एक्सिस में तो y और z में से कोई कंपोनेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y देखो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, y एक्सिस में जा रहा है ये, तो इसका आपका x और z में कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है। और अगर यही आपको मैं अलग वे से बताऊं, अलग कलर से बताऊं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ जा रहा है, z एक्सिस में जा रहा है, तो उसका x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग किसी तरह कंपोनेंट नहीं रहेगा। तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, आगे की ओर, x की ओर। तो बताओ x के अलॉन्ग अगर आगे की ओर जा रही है, x के अलॉन्ग, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो आप बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर जा रही है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सॉरी, अगर EM वेव मेरा x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, क्या इसका कोई कंपोनेंट होगा? नहीं। किसी तरह कंपोनेंट होगा? नहीं। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। जितना अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड तब क्या होगा, अंदर बाहर की तरफ, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर चल जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? इसका भी x के अलावा कोई कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ EM वेव का कंपोनेंट आगे की ओर जाएगा। यही तो, अब यही चीज़ लिखना है हम लोग को थोड़ा फॉर्मूला, सॉरी डेरिवेशन के रूप में। द क्यूबॉइडल सरफेस divided into 6 faces। चलिए पहले लिख लेते हैं, सबके अंदर क्या निकालने वाले हैं? EDS। EDS से क्या निकलता है? EDS से क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। सेम चाहूँ तो मैं मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकता हूँ। ये फ्लक्स को दिखाता है, ये किसको दिखाता है कि टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पास हो रहा है, यही तो क्लोज सरफेस से। तो क्या होगा, पहले लेंगे ABCD, फिर सेम चीज किसका लेंगे? तो देखिए अमन प्रिंस को डिस्टर्ब कर रहा है। ABCD EFGH। क्या डिस्टर्ब कर रहा है सर अमन सबको। EDS ADEF, कौन सा ले रहे सरफेस? AD ये वाला, तो नीचे वाला लेंगे आप BCHG। इधर ध्यान दीजिए सब कोई। अब क्या बचेगा? ABCD हो गया, फ्रंट बैक हो गया, अप डाउन हो गया, तब इधर का आगे का और पीछे का काट कुछ जीरो आ जाएगा। CDEH। नेक्स्ट ABGF। ध्यान से देखिए, टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। टोटल वैल्यू क्या होगी? 0 होगा। क्यों? गॉस थ्योरम ने कहा है कि अंदर कोई चार्ज नहीं स्टे करता, इसलिए कि ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, इससे 0 होगा। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखिए, अगर इमेजिन करते हैं ऊपर में 4 पॉइंट मैंने इमेजिन किए, तो जस्ट नीचे 4 पॉइंट इमेजिन करते हैं। क्यों? सपोज ये वेव ऊपर ये ऐसे जा रहा था, ऐसे आएगा, ऐसे। देखिए जितनी एनर्जी ऊपर उतनी एनर्जी क्या है, कैंसिल हुआ। अगर मैं ऊपर की वैल्यू को +5 मानता हूँ तो नीचे वाले को -5 मानेंगे, तो नेट क्या हो जाएगा? +5 -5 कितने हो गया? नेट वैल्यू 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इसमें देखिए अप डाउन का, और इसी तरह इधर और उधर का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर, मैं इसके बात कर रहा हूँ, हाँ इधर का ABCD का एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, और मैं इसके बारे में बात करूँगा तो क्या होगा? सॉरी क्या EFGH,
ये इधर जा रहा है एरिया वेक्टर क्योंकि इसका फेस इस साइड है, इसका वेरिएट इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है, इधर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है 0 डिग्री, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री। क्लियर है? बाकी सब पेयर में कट गया, ठीक है, बाकी सब पेयर में कट गया। ABCD आपका ये था और ये जे, इसके अलावा क्या होगा, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ आया? क्योंकि जितना आउटवर्ड उतना इनवर्ट करते हुए चला गया। इन दोनों में थोड़ा अलग केस दिख रहा है, इन दोनों में थोड़ा अलग केस दिख रहा है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे अलॉन्ग तो क्या हो जाएगा, एक्स के अलॉन्ग जा रहा है ना, ये मेरा क्या हुआ ABCD, ABCD से सपोज निकला है, ABCD से क्या है आपका निकला है, तो ये EX और जो इंटर किया था वो EX डैश, ठीक है, जो इस साइड जा रहा है ना तो EX डैश, हाँ ठीक है। तो ABCD बाहर निकला है तो EX DS cos थीटा ना, cos कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, 0 ये बात तो 0 और क्या हो जाएगा E डैश लिख देंगे इसमें, इसमें भी कट जाएगा, DS cos 180 ना -1 इज इक्वल टू 0, cos 180 -1 हो जाता है, ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EX DS cos 0 की वैल्यू 1 से गुना करने फर्क नहीं पड़ता, cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है -1 और cos 0 है आपका 1 से गुना करने फर्क नहीं, -1 से गुना करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस EX डैश DS cos थीटा, cos थीटा हट गया, हाँ cos 0। क्लियर है? कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा DS EX डैश, आइदर क्या होगा, अब बताइए एरिया के 0 हो सकता है? अगर किसी एरिया से पास हो रहा है तो मैं कहूँगा सर ये नॉट पॉसिबल, ये क्या है कि मेरा नॉट पॉसिबल, क्यों, एरिया तो मैं खुद ही दे रहा हूँ। अब क्या हो रहा है EX माइनस EX डैश, ठीक, EX क्या है EX माइनस डैश के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको EX और EX डैश बराबर है, बात सुनो यहाँ पर समझो। अब इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी होता है, देखिए इससे भी थोड़ा एक पॉसिबिलिटी निकालेंगे, इससे भी एक पॉसिबिलिटी निकालेंगे। ये कह रहा है EX और EX डैश की वैल्यू क्या है, बराबर है, ये क्या कह रहा है EX और EX डैश की वैल्यू बराबर है, और ये कह रहा है क्या कि दोनों का डिफरेंस 0 है, तो दोनों का डिफरेंस 0 2 तरह से हो सकता है। पहला, दोनों वैल्यू बराबर थी, आपस में माइनस हो गए 0 हो गए। दूसरा, ये भी 0 है ये भी 0 है, 0 से 0 माइनस किया तो 0 ही मिला मुझे, नथिंग मिला। ये 2 कंडीशन है, बात समझिए कौन सा राइट होगा, ये वाला बराबर होगा। EX की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, EX डैश की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 0। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि x के अलॉन्ग अगर मेरा EM वेव जा रहा है, x के अलॉन्ग जब मेरा EM वेव जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट क्या होगा 0, यानी x के अलॉन्ग अगर EM वेव जा रही है तो x के अलॉन्ग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा, ना तो इंटर करेगा ना तो एग्जिट करेगा। समझ आया? कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी EM वेव x डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन x के अलॉन्ग ना उसका कोई, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है 0, x के अलॉन्ग उसकी ओवर वैल्यू क्या है 0। सिमिलरली हम लोग किसके बारे में देखेंगे, सिमिलरली हम लोग देखेंगे क्या, b के बारे में भी देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, तो सेम ही चीज़ मिलेगा मुझे। तो मुझे क्या मिलेगा, bx की वैल्यू 0 होगी और bx डैश की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना इन किया उतना आउट किया, नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी इन नहीं किया कुछ भी आउट नहीं किया। मैंने जो बताया ना आपको कि अगर इन करता तो ऊपर का कंपोनेंट नीचे कंपोनेंट कट जाता। देखो यहीं पे ट्रांसवर्स इफेक्ट पर नीचे पता चल जा रहा है, ठीक है। इसमें ओवरऑल वैल्यू क्या देखने को मिलता है, ना तो इन करता है ना तो आउट करता है, यानी EM वेव में के अंदर EM वेव x डायरेक्शन की ओर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, x डायरेक्शन में दिखेगा ही नहीं, उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है वहाँ पर, आपको किसी तरह से फोर्स देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आप y एक्सिस में चेक कीजिए, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? तो इससे क्या पता चलता है कि EM वेव जरूर परपेंडिकुलर होगा, इसे वो आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रही है, आपका EM वेव आगे की ओर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन x के अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कंपोनेंट ही नहीं है। बात सुनो, अगर मैं तिरछा भी जाऊं तो उसका कंपोनेंट मैं x और y के अलावा ले सकता हूं,
अगर मैं किसी तरह से स्लैंटिंग जाता हूँ, कोई थीटा एंगल बना के लेके जाता हूँ, तो एक्स के अलावा वाई के अलावा मैं उसका क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा कंपोनेंट और साइन थीटा कंपोनेंट लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी के परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, आप मेरा आप इसे कंपोनेंट एक्स और वाई के लॉन्ग ले ही नहीं सकते। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ईएम वेव से परपेंडिकुलर होगा। क्यों? उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग नहीं है। क्लियर है या डाउट है? समझा पाए? तो इससे ये पता चल जाता है ईएम वेव्स। सो वी फाइंड आउट, सो हम लिख देंगे वी फाइंड आउट देयर इज नो एनी component of electric field and magnetic field along x-axis where EM wave propagate along x-axis। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, इसे उतार लीजिएगा पहले। इससे क्या पता चला, सो वी फाइंड आउट देयर इज नो एनी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट दिख रहा है। ठीक है, जबकि यह वेव उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हेंस वी कैन conclude electric field and magnetic field are perpendicular to EM wave। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। मेरे पीडीएफ में ना एनर्जी डेंसिटी का यू से मैंने लिखा है, हाँ, म्यू से लिख लीजिए उसको, ठीक है। तो हाँ, तो देखो ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। हम लोग बात करना है नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो क्या लिखना है आपको? नेट एनर्जी डेंसिटी। तो होगा एनर्जी डेंसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एनर्जी डेंसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एनर्जी डेंसिटी अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अलॉन्ग, नहीं नेट अलॉन्ग ना, यही होगा आपका। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? वेट EM wave have electric field plus magnetic field। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी बराबर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, यू बाई भी, यू बाई, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू, कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, अगर नहीं याद रखने तो सर बस रट लीजिए। टू म्यू नॉट, ये परमेबिलिटी है, हाँ, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टू एम नेट बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो ई है ये क्या है? ई आर एम एस है, ये क्या आपका आर एम एस को दिखा रहा है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या, उसका बी आर एम एस दिखा रहा है, रूट मीन स्क्वायर को दिखा रहा है, ठीक है। आपको अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। उसी दिन डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो देख लो वैल्यू, अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दिया जाए
ई स्क्वायर तो क्या होगा ई नॉट स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई 2। ई नॉट नॉट ई स्क्वायर 4 परमेबिलिटी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? देख लो। और हम लोगों को पता है C इज इक्वल टू, पहले ही प्रूफ किया हम लोगों ने ये सब चीज़, कैपेसिटेंस के बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सी, ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। 1/4 ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 बाई परमिबिलिटी, परमिबिलिटी को मैंने पाई लिख दिया बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्मूला हम लोग को पता है C इज इक्वल टू 1 बाई परमिबिलिटी एप्सिलॉन, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर एप्सिलॉन का, सॉरी स्क्वायर नहीं रूट गैप होगा सही, ठीक है। यहाँ पे C स्क्वायर परमिबिलिटी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये वाले पुटअप कर देंगे। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 4। ये 4 को काटेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बाई 2। ये हो गया, देखिए आ सकता है, भयंकर था। ये था मैक्सिमम एनर्जी फार्मूला, ये क्या था आपका मैक्सिमम एनर्जी फार्मूला, ठीक है। और कुछ बचा है? हाँ, 3 नंबर डेरिवेशन दे देगा तो 5 नंबर जिसमें से अच्छा बात सुनो, ये तो एनर्जी डेंसिटी निकली। फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी, एनर्जी बराबर क्या होगा डेंसिटी से वॉल्यूम को गुना कर देंगे, ठीक है। यही बात की हम लेके बैठे हैं। अच्छा एक और बात, जो भी होगा फॉर एनर्जी, बात सुनो, ये तो आपका ये था ना ई नॉट आपका है, अगर मैं इसको आरएमएस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा ई नॉट बाई रूट 2 गुना कर देंगे उसके जगह पे। अगर मैं आरएमएस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो फॉर एनर्जी के लिए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर रूट 2 ई आरएमएस है, रूट 2 का स्क्वायर 2 और ई हो जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ 2 कट जाएगा तो हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट का स्क्वायर था ना, डेरिवेशन बना दिया। ई नॉट का स्क्वायर होगा, ठीक है। सर इसको इतना आसान लगा कि बोला आने दो। बस इसमें यही था, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इंटेंसिटी किसे कहते हैं? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। 15 आ जाएगा ये हो गया। तो यहाँ से आपका एनर्जी कितना आ जाता है, इंटेंसिटी एरिया इनटू टाइम, 10 में तो एक बिल्डिंग का ठीक है यहाँ तक। बुकिंग हो जाएगा। नेट एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायमंड खरीदना। एनर्जी डेंसिटी, इधर ध्यान दीजिए, एनर्जी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, एरिया इनटू
आगे तो बोल। इधर ध्यान दो, पढ़ा रहे बाबू तुम्हें पढ़ने दो। भाई उसका शरीर देख, अपना शरीर देख। हाँ देखिए जो पढ़ रहे थे, नेट एनर्जी क्या होता है आपका, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया इनटू डिस्टेंस, यही तो। वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ बेस या हाइट या डिस्टेंस जो भी आप कहें, किसी के अंदर से जब पास कर लेते। तो एरिया के लिए तो हम लोग क्या लिख देंगे, एरिया। और डिस्टेंस का हम लोग को पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। किस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, सी। कितना टाइम दे रहे हैं, डी टी। तो यहाँ पे एरिया के जब एरिया सी डी टी, यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था आपका, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, था सर। देखते हैं। तो नेट एनर्जी बराबर एनर्जी डेंसिटी एरिया सी डेल टी। ये वाला ठीक है। पूछे सर, हाफ ई नॉट वो वाला क्या? नहीं ठीक है। तो नेट एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। तो अब निकालते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये था ना एनर्जी बाई इतना, तो एनर्जी कितना है मेरे पास, म्यू ए सी डेल टी। नीचे क्या है आपका, एरिया इंटू डेल टी। डेल टी से डेल टी कट गया, एरिया से एरिया कट गया। तो इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, यानी एनर्जी डेंसिटी इंटू कैपेसिटेंस। एनर्जी डेंसिटी इंटू कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसको आप जितना फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहे उतना कर सकते हैं। अच्छा, यू की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, यू की वैल्यू क्या, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना लिख सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, थोड़ा देर पहले ही दिखाया गया। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, सी हो गया था, ठीक है। अगर मुझे इसको किस में लिखना है, आपका एब्सोल्यूट में लिखना है, तो क्या लिखिएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका, एक आरएमएस फॉर्म में हो गया, एक एब्सोल्यूट फॉर्म में हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद है मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। इसके बाद क्या आपका, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। उसके बाद सिर्फ और प्रेशर है, उसके बाद सिर्फ थ्योरी है। मोमेंटम ऑफ, देखिए इसका सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। सपोज कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई भी ईएम वेव गिर रहा है, ठीक है। इसकी पहले इनिशियल मोमेंटम कुछ थी पी, बाद में हो गए कितने, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ली सरफेस ने, तो क्या हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, जो करना वो कीजिए। इनिशियल माइनस या वो फाइनल, या फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पी। और इसकी वैल्यू होती है u/c। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, एनर्जी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी कैपेसिटर, ठीक है। नहीं गलती हो गया, ये हो गया एनर्जी ऑफ ईएम वेव, और ये होगा कैपेसिटेंस, नहीं कैपेसिटेंस नहीं, स्पीड ऑफ लाइट ही होगा ये, हाँ स्पीड ऑफ लाइट होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ईएम वेव गिरती है और टकरा के वैसे की वैसे रिटर्न हो जाती है, क्योंकि ईएम वेव सारे प्रॉपर्टी होल्ड करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आपका, और क्या था, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, सभी को फॉलो करती है। तो जिससे पी से आई, पी से चली गई, बट ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल करो, क्या होगा, 2p आएगा, क्यों, मॉड देने पे क्या हो जाएगा, 2p आएगा आपका, क्यों, -p प्लस p का माइनस करेंगे, यही तो डिफरेंस निकालो, -2p, या इससे इसको माइनस करो तो आपको +2p हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2p
पी की वैल्यू हम लोग थोड़े पहले देखें, तो 2u/c हो जाएगा। ये होगा क्या, एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये क्या होगा आपका, रिफ्रैक्शन के लिए ईएम वेव का। हाँ, और रिफ्रैक्शन, हाँ तो सॉरी रिफ्लेक्शन, प्रेशर ऑफ ईएम वेव, प्रेशर ऑफ एन ईएम वेव फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ ईएम वेव। ठीक है, अब इसके बाद सब आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिससे आपका सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, छोटे छोटे सवाल आते हैं। ये तो हम लोग डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, आपको पता है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, थोड़ा बताइए। सर बहुत सारा लाइट उसमें मतलब बहुत सारे रेज है, बहुत सारे वेव्स हैं, बहुत सारे राइट या बहुत सारे वेव्स हैं, आप उसे अरेंज कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, आप उसे अरेंज कर रहे हैं, या तो फ्रीक्वेंसी के, या तो आप फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर से अरेंज कीजिए, या तो उसको वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कीजिए, क्योंकि हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में अपोजिट नेचर का है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, उसे हम लोग अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। आपने पढ़ा है कि नहीं? सबसे छोटा क्या होता है आपका, कॉस्मिक वेवलेंथ में, अगर मैं वेवलेंथ के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे छोटा कौन होता है, उसके बाद गामा, फिर उसके बाद सर अल्ट्रावायलेट यूवी, फिर यूवी के बाद सर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, विजिबल तो ऑलरेडी हो गया, इंफ्रारेड बोले, यूवी के बाद क्या होगा, IR, फिर यूवी के बाद देखिए ट्रिक क्या था, क्लासिक गाड़ी यानी गामा, XUV इन यानी इंफ्रारेड, माई यानी माइक्रोवेव, आर रेडियो वेव्स, यही ना था। XUV क्लासिक गाड़ी यानी गामा, XUV इन माई रेंज। तो हम लोगों ने क्या हुआ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेडियो का, और एक बार बोलिए सर, ये हो गया असेंडिंग, और फ्रीक्वेंसी ये जगह डिसेंडिंग। हाँ क्लियर है, समझा पाए? तो देखो हम लोग को हमें कुछ टॉपिक पढ़ लेना है। रेडियो वेव के बारे में बात किया जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिसेंडिंग तो लोएस्ट है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी, यानी वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इसकी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 600 मीटर, कितना है, 600 मीटर भी हो सकती है, या फिर 0.1 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 500 किलोहर्ट्ज़ है। यूजेस क्या है इसका, रेडियो, टेलीविज़न, कम्युनिकेशन, हम लोग जो फ़ोन से बात करते हैं इससे रेडियो वेव्स निकलता है। ठीक है, सैटेलाइट फ़ोन भी इसी पे वर्क करता है, रेडियो वेव से। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज़ है। सोर्स कहाँ से निकलेगा, चार्जिंग कंडक्टर से, एक्सेलरेटेड चार्ज इन कंडक्टिंग वायर, एक्सेलरेटेड चार्ज इन कंडक्टर वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखे दिखा, एक्सेलरेटेड चार्ज इन कंडक्टिंग वायर। ठीक है, उसके बाद क्या, माइक्रो, तो रेडियो से इसकी कम होगी क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू कितना है, 10⁹ हर्ट्ज़ टू 10⁻12 हर्ट्ज़। यूजेस क्या है, माइक्रोवेव में लगता है, रडार नेविगेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो आपको क्या लगना, माइक्रोवेव्स लगेगा। ठीक है, सोर्स सेम एज रेडियो वेव यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। उसके बाद है इंफ्रारेड, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, 10⁻³ टू 10⁻6 मीटर, फ्रीक्वेंसी 10⁻12 से 10⁻14 हर्ट्ज़। यूजेस क्या है, हेज फोटोग्राफी, हेज जब धुंधली चीज़ें होती है वहाँ फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। रिमोट कंट्रोल इन टीवी। सोर्स क्या हो गया, मान लीजिए बहुत डस्टी एरिया, वहाँ पे फोटोग्राफी लेना है तो हेज फोटोग्राफी होगा। रिमोट, उसका रिमोट कंट्रोल में इसका यूज़ है। सोर्स क्या है, हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
और आपका एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इसमें भी सेम है। प्रोडक्शन मतलब हाँ, जहाँ से आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा, जो 3 ही तो वेव दे रहा होता है जनरली। इंफ्रारेड दे रहा होता है आपका एक, वो आपका वो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का देखिए, पहले वाले से चला गया ऊपर की ओर, फिर डिस्चार्ज होते आते हैं। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 वेव निकलते हैं। कौन कौन सा निकलता है? इंफ्रा निकलता है, यूवी निकलता है, इंफ्रा निकलता है, विजिबल निकलता है। नहीं, अल्फा तो आपका रेडियो एक्टिविटी से निकलेगा, अल्फा कहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेटेड में? विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। फ्रीक्वेंसी 10^14 से लेके 4 × 10^14 टू 7 × 10^14 हर्ट्ज तक। ठीक है। सोर्स, इसमें भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि विजिबल नहीं निकलता। अपने ट्यूबलाइट में जो यूज़ कर रहे हैं, व्हाइट कलर का जो ट्यूबलाइट होता है ना, उसके अंदर देखिए सफ़ेद रंग की कोटिंग की हो जाती है ट्यूब के अंदर, नहीं तो ख़राब हो जाता, पत्थर मारते फूट जाता है। उसके अंदर सफ़ेद रंग का पाउडर लगा होता है, वो पाउडर बहुत ज़रूरी है। वो पाउडर ना जब भी उसके अंदर जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल घूम रहे होते हैं तो उसके अंदर से 3 रे निकल रही होती है। इंफ्रारे, जिसके कारण ट्यूब थोड़ी देर बाद छूने से, कांच वाला ट्यूब छूने से गर्म लगता है। और एक होता है यूवी रे, जो वाइट जो पाउडर ना वो यूवी रे को ऑब्जॉर्व कर रहा है। और तीसरा आपका विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट निकल रहा है। ठीक है। तो इसका सोर्स क्या होगा? सेम एज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। दूसरा एक्साइटेड एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिखता है आपका ये सब चीज़ें। यूजेस क्या है? ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द वर्ल्ड, हम लोग सब देख पाते हैं। इसके कारण बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। जब आपने पढ़ा होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, कौन सा फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ा आपने? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि मीथेन गैस के पास क्लोरीन गैस को रख दें तो क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड तैयार हो जाता है, CCl4। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, ये विजिबल हो गया। फिर अल्ट्रावायलेट, हाँ, अल्ट्रावायलेट रे का काम क्या है? वेवलेंथ क्या है? 3.5 टू 10⁻⁷ मीटर से 1.5 × 10⁻⁷ मीटर। क्यों? ये सारे नोट्स आपको दिए गए हैं, अब देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी 10⁻14 था वो, ये 10⁻15 से लेके 10⁻17 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता, यूजेस पूछता है। सोर्स क्या है? यूवी रे का सोर्स क्या है? सन। यूजेस क्या? फूड प्रिजर्वेशन, फिंगरप्रिंट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं स्टरलाइजेशन में, आप जो नहीं होता जो सीजर, ये सब चीज़ें जब डॉक्टर लोग क्या कहते हैं ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट रह सकते हैं, बैक्टीरिया रह सकते हैं, जर्म्स रह सकते हैं, तो यूवी रे के नीचे देते हैं, यूवी रे सबको मार देता है। इसके बाद है वो स्टरलाइजिंग तब मटेरियल में काम करेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? एक्स, यानी एक्सरे। एक्सरे का काम क्या है? वेवलेंथ 10⁻8 से 10⁻11, फ्रीक्वेंसी 10⁻18 से 10⁻20, फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ गई। सोर्स क्या है? सडन डी एक्सेलरेटेड चार्ज, अचानक से उसकी स्पीड क्या हो जाए? गिर जाए। ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस, डिटेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रेडियोथेरेपी, डिटेक्टिंग क्रैक, फॉल्ट एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। ठीक है। एक्सरे के पहले गामा 10⁻20 से लेकर 10⁻22 हर्ट्ज, बहुत ज़्यादा। लोएस्ट वेवलेंथ 10⁻10 टू 10⁻14। सोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूजेस कार्डियोग्राफी, कैंसर थेरेपी। ठीक है। कॉस्मिक तो ये तो आपके स्पेस में होता है, स्पेस प्लैनेट से आता है, इसके बारे में आपका नहीं आता, इस लेवल में नहीं है सिलेबस में। तो हम लोगों ने क्या हुआ, सारा थ्योरी कर लिया, अब बाकी रहा गया आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर, तो ऑफलाइन ही कर लेंगे। ठीक है।